नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा के आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करेंगे और ये विशेष कार्यक्रम हम स्मार्ट संस्था के सहयोग से आप तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, इस विशेष पहल में हम आपसे बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस पर यानी टीबी पर, साथ ही साथ जच्चा बच्चा सुरक्षा पर और कोविड उपयुक्त व्यवहार पर। और आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही खास बनाने के लिए हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। आइए बिना देर किए हुए आपको उनसे परिचय करवाती हूँ। हम अपने स्टूडियो में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी का, जो है कंसल्टेंट स्टेट टीबी ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो पर। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो के साथ जुड़कर? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा इस प्रोग्राम के लिए कि आपने एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की है। कोई भी कार्यक्रम जब हम राष्ट्रीय स्तर से लेकर के आते हैं फील्ड लेवल पर, तो बिना कम्युनिटी एंगेजमेंट के वो प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता है। जब हमारी चीज़ों की स्वीकार्यता समुदाय में होती है तो निश्चित तौर से हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। तो निश्चित तौर से आपके इस माध्यम से, आज जमाना सोशल मीडिया का है, तो हम निश्चित तौर से आप इस प्रोग्राम को हर व्यक्ति तक, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, वहाँ तक ले जा पाने में सक्षम होंगे, तो ये प्रोग्राम निश्चित तौर से सफल होगा। और मैं इसके लिए एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारे रेडियो पर भी ये कार्यक्रम सुनाई दे और हमारे यूट्यूब पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर ये दिखाई भी दे। अगले हमारे मेहमान हैं श्री कमल सिंह जी हमारे साथ, जो हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट मिक्स, और आप ट्यूबरक्लोसिस पर निरंतर बहुत सारे भीड़ के साथ, लोगों के साथ जुड़कर फील्ड पर बहुत काम करते हैं। कमल जी, आपका एक बार पुनः हमारे रेडियो स्टेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा जी। कमल जी, ट्यूबरक्लोसिस पर बहुत काम चल रहा है, तो ऐसे में अगर हम बात करें कि आगरा की इस वक्त क्या सिचुएशन है, वो तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कोविड भी आया और ट्यूबरक्लोसिस भी आया, तो क्या ज्यादा चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, कोविड आने से बहुत सारी चैलेंजेस रहे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही कि हमने कोविड के दौरान भी टीबी को प्रभावित नहीं होने दिया। जो सुविधाएं हमारे मरीजों को मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर मिली और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमने किया, और इसका हमें फ़ायदा भी मिला कि हमारे किसी भी मरीज को कोविड का प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। जी, बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल सबसे पहले हम डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी आपसे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को, सभी को बहुत ही साधारण शब्दों में ये बताएं डॉक्टर साहब की ट्यूबरक्लोसिस है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, टीबी को लेके बहुत सारी भ्रांतियां समाज में रहती हैं। टीबी यानी कि क्षय रोग, यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। जी। फैलने का जो तरीका है वो ये है कि जो बीमार व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें टीबी की बैक्टीरिया होते हैं, और वो ड्रॉपलेट इस वायुमंडल में बने रहते हैं 24 घंटे तक, यदि वहाँ हवा नहीं चल रही हो तो। खासकर जो क्लोज सेटिंग्स, जैसे कि कोई कमरा बंद है, एसी है उसमें, और वहाँ जब कोई स्वस्थ व्यक्ति वहाँ से निकलता है और वो सांस लेता है तो वो उन ड्रॉपलेट को अपने अंदर इनहेल कर लेता है। इस प्रकार से एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण फैलता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो ये हैं, जिस व्यक्ति को खांसी हो 2 सप्ताह से अधिक, बुखार आ रहा हो 2 सप्ताह से अधिक, उसके सीने में दर्द हो, उसके बलगम में खून आता हो, भूख कम लगती हो, या उसका वजन नहीं बढ़ रहा हो, शाम के टाइम उसे बुखार आता हो, ऐसे लोगों को टीबी होती है। और ये व्यक्ति यदि बिना मुंह पे कपड़ा रख के खांसेगा, छींकेगा या बोलेगा तो ये वायुमंडल में बैक्टीरिया फैलाएगा और इस तरीके से स्वस्थ व्यक्ति को टीबी की बैक्टीरिया पहुंचते हैं। इस पहुंचने से और बीमारी में एक लंबा अंतराल होता है। ये व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति स्वस्थ है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो ये बैक्टीरिया उसके यहाँ कई सालों तक पड़ा रह सकता है शरीर में। अच्छा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की करीब 40% आबादी के अंदर ये बैक्टीरिया है, जबकि इतने रोगी नहीं है। इनमें से जिन जिन लोगों को किसी कारणवश, किसी लंबी बीमारी से या कोई उनका कह सकते हैं कोई ऐसी बीमारी उसमें उनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या वो लंबे समय तक स्टीरॉयड लेते हो, तो उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और उनको बाद में टीबी हो जाती है। जी। तो इस प्रकार से
हिंदुस्तान में हर साल करीब 26 लाख लोग, ऐसा अनुमान है, टीबी के नए रोगी पर होते हैं। जी जी। तो अगर आप ये सिचुएशन बता ही रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश और ग्लोबली अगर हम बात करें, तो अभी ट्यूबरक्लोसिस की क्या सिचुएशन है प्रेजेंट? जी, पिछले वर्ष के जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें पूरे विश्व में अनुमानतः 1 करोड़ नए टीबी के केस होते हैं, जिसमें से 26 लाख केस भारतवर्ष में होते हैं। तो करीब 26%, यानी विश्व का हर चौथा टीबी का मरीज हिंदुस्तान से है। जी जी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान के 20% मरीज, तो करीब 6 लाख के आसपास हम मान के चलते हैं। पिछले वर्ष हमारे पास 4,60,000 मरीज करीब हमने टीबी के खोजे उत्तर प्रदेश में, और इनको इलाज पे रखा गया। एक हमारा पोर्टल होता है निश्चय का, तो सारे पेशेंट हमारे यहाँ ऑनलाइन उस पर रजिस्टर्ड रहते हैं, जिससे कि उनको हम सारी सुविधाएं दे सकें। तो ये आंकड़ा है। एमडीआर मरीज की बात करें तो पिछले वर्ष करीब 50,000 मरीज हिंदुस्तान में हुए। ये ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है, जो एक खतरनाक किस्म की बीमारी, टीबी का एक खतरनाक स्वरूप है, जिसका इलाज थोड़ा सा जटिल होता है, लंबा चलता है। और उत्तर प्रदेश में 13,700 मरीज थे पिछले वर्ष ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के। निश्चित तौर से बड़ा आंकड़ा है, और काफ़ी कुछ पिछले सालों में हुआ है टीबी के क्षेत्र में, और अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, जिससे कि मरीजों का जीवन अच्छा सा हो और मरीजों को बचा पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के चलते हम अगला सवाल कमल जी आपसे करना चाहेंगे। ये तो बात की हमने उत्तर प्रदेश की, और साथ ही साथ हमने ग्लोबली बात करी है कि इस वक्त विश्व, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो वहाँ क्या सिचुएशन है। लेकिन अगर हम अपने आगरा क्षेत्र की बात करें तो आप हमेशा फील्ड में रहते हैं, आप क्या पा रहे हैं इस वक्त भी ट्यूबरक्लोसिस की हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है? देखिए, आगरा की बात करें तो आगरा में वर्तमान में लगभग 9,000 मरीज सक्रिय हमारे ऐसे हैं जो इस समय उपचार पर चल रहे हैं, जिसमें से 6,000 मरीज हमारे 2022 के हैं जो जनवरी से अब तक हमें मिले हैं। 3,000 मरीज ऐसे हैं जो हमारे 2021 के हैं जो अभी भी उपचार पर हैं। ऐसे सभी मरीजों को हमने उनका ऑन ट्रीटमेंट, मतलब बराबर रेगुलर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनका HIV का टेस्ट किया है, उनका डायबिटीज का टेस्ट किया है, साथ ही साथ उनको 500 रुपये प्रति माह जो न्यूट्रिशन सपोर्ट मिल रहा है वो भी उनको रेगुलर दिया जा रहा है। और हमारे स्टाफ के द्वारा निरंतर उनकी काउंसलिंग और फॉलोअप किया जा रहा है, ताकि उनका ट्रीटमेंट कैसे भी करके कंप्लीट हो और उनकी जो फॉलोअप जांच होती है वो समय समय पर समय अनुसार हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो ये बैक्टीरिया अपने आप उछल कूद करने लगता है और ये एक्टिव हो जाता है, और ये सबके शरीर में तो होता ही है लगभग। तो ये आपको कितनी परेशानी होती है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है, अब चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, लोग न्यूट्रिशन से दूर भाग गए थे कोविड के आने से पहले। कोविड आने के बाद ही लोग समझे हैं कि पोषक आहार की कितना महत्व है उसका। तो आप ऐसे में क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? देखिए, हम जब फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ये निकल के आता है, जो कमज़ोर तबके का लोग है वो अपने स्वास्थ्य की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना बाकी की चीज़ों पर देते हैं। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक और इतने अवेयर नहीं हैं कि वो बाकी की चीज़ों को एक तरफ करते हैं, और स्वास्थ्य को जब ज़्यादा परेशानी होती है तब जाके वो कहीं सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। वर्तमान में हमने अभी आगे एक उदाहरण के लिए लें तो हमने एक एक्टिव केस फाइंडिंग प्रोग्राम जो हम चलाते हैं, उसका उदाहरण ये निकला कि 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक हमारा एक 10 दिन का कैंपेन चला, जिसमें हमने 238 नए 6 रोगियों को खोजा। वो मरीज ऐसे थे जो न प्राइवेट में कहीं जा रहे थे दिखाने के लिए, न सरकारी में जा रही थी। बीमारी उनके अंदर थी लेकिन वो कहीं नहीं जा रही थी, बीमारी को लेके बैठे हुए थे। हमने एक्टिव केस फाइंडिंग के अंतर्गत उनकी स्क्रीनिंग की और सिम्टम के आधार पर उनकी जांच की, तो पता लगा कि उनको टीबी है। उनको तत्काल हमने उपचार पर रखा, उनकी डायबिटीज और HIV की जांच की, और आज वो सारे मरीज हमारे उपचार पर हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये देखिए, हमारे यहाँ ये चल रहा कि जैसे टीबी का जो मरीज है उसको अतिरिक्त खान पान की आवश्यकता होती है, तो हम लोग पूरे प्रदेश में सभी जितने भी मरीज हैं उनको जनपद की स्वयंसेवी संस्थाएं, जिला स्तरीय अधिकारियों से एक अनुरोध करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि 1 या 2 या 10 मरीजों को वो गोद लें और महीने दर महीने उनको थोड़ा सा वो सपोर्ट करें। सपोर्ट जैसे उनकी एक रेगुलर काउंसलिंग करते रहें कि वो ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें। बाकी और कोई प्रॉब्लम उनको तो नहीं आ रही है। साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशन के रूप में कुछ न कुछ पौष्टिक आहार भी प्रदान करते रहें, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ता रहे और मरीज
मतलब अपना ट्रीटमेंट करके पूरी तरह से ठीक हो जाए। जी जी, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, आप आशाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं। आपका इस तरह से बहुत प्रोसीजर चलता है कि आप लगभग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करें जो ट्यूबरक्लोसिस पर लोगों को अवेयर करे और उस पर काम करके एक्टिव केस फाइंडिंग में मदद करे। कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को भली प्रकार से इम्प्लीमेंट करने के लिए, या कह सकते हैं कि टीबी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें जो हमारे योद्धा हैं उनको लड़ने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। आप योद्धा ही तैयार मैं कर रहे योद्धा हैं। कह सकते हैं। पहली चीज तो वो ट्रेंड हो, उनको सही जानकारी हो। दूसरा, वो इक्विप्ड हो, हथियार हो। तो यहाँ हथियार से हमारा मतलब होता है जांच करने की जो हमारी सामग्री है वो हमारे पास हो, जिसमें हम जांच करते हैं वो सब, और दवाइयाँ, और हमारे लोग जाने जो हमारे योद्धा हैं कि टीबी है क्या, टीबी फैलती कैसे है, उससे बच कैसे सकते हैं, मरीजों को कितना इलाज देना है, कब उनकी जांच करानी है, इलाज के दौरान जो मरीजों को समस्याएं होती हैं दवाई खाने से या अन्य किसी कारण से, उनको पहचानना। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है समाज में टीबी के मरीज के साथ जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को खत्म करा करके मरीज को जो समाज की मुख्य धारा है उसमें लाना है। कई सारे लोग अपना रोजगार खोते हैं, वो भी एक चैलेंज है। कई सारे लोगों के पास सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, वो मनोवैज्ञानिक होता है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, वो टूट चुके होते हैं। ऐसे लोगों को बूस्ट अप करना और उन्हें ये बताना कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो ये सारी प्रक्रिया है, इसमें हम लोगों को ट्रेंड करते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो सबसे मूल इकाई है, जो व्यक्ति के सबसे पास है, समाज की ही है, जो वो आशा वर्कर है हमारी जी। तो आशा वर्कर चूंकि वहाँ रहती है समाज में, तो मरीज उसके सबसे निकट है, उसके से एक जुड़ाव महसूस करता है। तो हम चाहते हैं कि वो आशा टीबी के बारे में सब कुछ जाने। तो हम इससे पहले भी उनको ट्रेनिंग देते रहे। अभी एक नया हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे टीबी में एक स्वास्थ्य ही गुरुकुल नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है ऑनलाइन। अरे वाह। उस प्लेटफॉर्म पर हम उनको वर्चुअली और फिजिकली हाइब्रिड मोड में उनको हम ट्रेनिंग देंगे, और वो ट्रेंड आशाएं फिर जो हमारे मरीज हैं उनके जीवन को और बेहतर करने में अपना योगदान देंगे। यानी आशाओं को भी अब हाईटेक आप कर रहे हैं, डेफिनेटली, और इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, जी। और साथ ही साथ हाँ। उन्हें अधूरी या गलत जानकारी ना हो, इस हाँ। पर आपका मेन फोकस रहता है। निश्चित तौर से। कमल जी, भेदभाव की अभी बात हुई। ट्यूबरक्लोसिस के जो मरीज होते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, और ये अब भी हो रहा है, पहले भी होता आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करती हैं, और आप अपनी जितने भी लोग हैं, अपनी टीम को क्या आप सिखाते हैं कि वो लोगों में ऐसी सोच लाए कि टीबी के मरीज के साथ भेदभाव नहीं करना है? देखिए, समाज में पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सा बदलाव आया है। पहले लोगों में एक डर हुआ करता था कि टीबी हो गई तो अब मेरा मतलब अंत हो गया। लेकिन आज की तारीख में हम लोग लोगों में जा रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय इसका एक पूरा इलाज उपलब्ध है। अगर आप समय से इलाज शुरू करेंगे और पूरा इलाज ले लेंगे तो इससे पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। तो लोगों की समझ में आता है। तो जो भेदभाव लोगों के बीच में हो रहा था कि अगर इसको ये बीमारी हो गई है तो कहीं मुझे ना हो जाए, तो जो सावधानियां हैं उनको अगर हम शेयर करते हैं मरीज और उसके परिवार के साथ में और समाज के साथ में, तो उनका अगर पालन करते हैं तो बीमारी से मतलब जो भेदभाव है उससे कहीं ना कहीं वो मतलब जागरूक होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मरीज है, हम उसको बोलते हैं कि भाई दवाई चालू की है आपने, तो 1 से 2 महीने तक थोड़ा सा परिवार के सदस्यों के साथ से मतलब मुंह पे कपड़ा लगा के रखें या मास्क लगा के रखें, छोटे बच्चों को थोड़ा सा अपने से दूर रखें, तो ये बीमारी आपसे दूसरे मतलब बच्चों में या दूसरे लोगों में नहीं जाएगी। और दवाई का ये सिलसिला कब तक चलता है? दवाई, देखिए दवाई तो हमारी नॉर्मली 6 माह तक हमारा ट्रीटमेंट चलता है रेगुलर। इसमें किसी भी तरह का कोई भी गैप हमारे लिए नहीं है। अगर गैप होता है तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाती है जी। लेकिन अगर 1 से 2 महीने की दवाई कोई मरीज खा लेता है तो जो रोग को फैलाने की उसकी जो क्षमता होती है वो हमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो हमें 1 से 2 महीने बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है कि उस बीच में मरीज खांसते समय, छींकते समय, लोगों से बातचीत करते समय अपने मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखे, मास्क लगा के रखे, और विशेष तौर से घर में बच्चों से थोड़ा सा अपना दूरी बना के रखे, गर्भवती महिलाओं से और बुजुर्गों से वो थोड़ा सा दूरी बना के रखे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा अवेयर करते हैं तो लोग समझते भी हैं
और जो भेदभाव है वो हमारे कहीं ना कहीं दूर होता है। तो ये चीज हमें मतलब मदद मिलती है कि समाज में। तो उस तरह से जो पुरानी परंपराएं जो चली आ रही थी कि टीबी के मरीज से लोग कोसों दूर भागने लगते थे और उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देते थे, आज की स्थिति में ऐसा नहीं है, लेकिन लोग समझने लगे हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से लोग समझ ही गए, लेकिन समझने लगे हैं धीरे धीरे। हम जब उदाहरण पेश करते हैं कि ये टीबी का मरीज था, 6 महीने का रेगुलर इलाज लेके पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि हाँ इस बीमारी का अब इलाज प्रॉपर है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि 2025 तक भारत को टीबी उन्मुक्त देश बनाया जाए, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं भी ये सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे कि आज से 7-8 साल पहले ये कल्पना नहीं होती थी कि हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है 2025 तक टीबी खत्म करने का, पिछले 3-4 साल में टीबी के इस इलाज के क्षेत्र में क्रांतिकारी चीजें आई, बदलाव भी हुई। कुछ चीजें ऐसी आई जिसे हम क्रांति कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मशीन आई है सीबी नेट करके। ये मशीन हमको 2 घंटे में बताती है कि इस व्यक्ति को टीबी है या नहीं है, और ये है तो कहीं खराब वाली टीबी, एमडीआर टीबी तो नहीं है। इस जांच में उस 2016 के पहले 1.5 से 2 साल लगा करता था। सेकंड, पिछले 50 वर्षों में टीबी के लिए कोई नई दवाई नहीं आई थी। रिफेम्पिसिन के बाद अभी कुछ दवाइयां नई आई हैं जो केवल टीबी की हैं, और उनके परिणाम इतने अच्छे हैं कि हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हम इस जांच, इस इलाज और ये जो सारा कार्यक्रम है जिसमें आप भी, जैसे आप सब लोग हैं, आप लोग नॉन मेडिकल पर्सनल हैं, पर आप भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान अपना दे रहे हैं। इस पूरे जो इसका मैसेज है और इसकी जो प्रचार प्रसार में आप इसको ले जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रकार से बहुत सारे सेक्टर काम करते हैं। हम सब मिल करके कहीं ना कहीं आप देखिए 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त करने में सफल होंगे, और उसमें सबका रोल है। जैसा कि कमल जी ने भी बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मरीज को दवाई पूरी खानी चाहिए। बिल्कुल। आज हमारे पास टीबी का अच्छा इलाज है और उसके करने से लोग ठीक होते हैं, ये सबके सामने उदाहरण है। तो मैसेज ये रहेगा आपके इस वीडियो के माध्यम से कि किसी व्यक्ति को खांसी है, 2 सप्ताह से ज़्यादा बुखार है, छाती में दर्द है, या घर में कोई पहले टीबी का मरीज रहा है और उसको लगता है कि उसे टीबी के लक्षण है, तो वो यहाँ वहाँ अपना समय बर्बाद ना करके निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाए, वहाँ अपनी बलगम की जाँच कराए, और फ्री में हमारी सब जाँच होती हैं, सारा इलाज मिलता है। और हमारे ढेर सारे वॉलंटियर हैं, लाखों लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो टीबी का स्टाफ हो, चाहे आशाओं के रूप में हमारी जो है लोग हैं जो उनके साथ ही रहते हैं कम्युनिटी में, तो सब लोग इसका फ्री में इलाज अपने सामने खिलवाते हैं, और इससे ये हमारा समाज टीबी से मुक्त हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है? प्राइवेट सेक्टर में इलाज उनका एक तरीका है, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जांच और इलाज मुफ्त है। हाँ, यदि वो मरीज हमारे यहाँ आते हैं प्राइवेट के, तो उनको भी मुफ्त मिलता है। उनको भी मुफ्त मिलता है, और उसके साथ साथ एक धनराशि भी आप देते हैं। जी कमल जी। देखिए, इसमें पब्लिक सेक्टर में जो मरीज आएगा उसको तो हमारे यहाँ फ्री में इलाज है ही, लेकिन कोई मरीज ऐसा है जो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना इलाज ले रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे सरकारी में बैठे हुए डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है, प्राइवेट में जो जिन डॉक्टर को मैं दिखा रहा हूँ वो जो दवाइयाँ मुझे लिख रहे हैं मैं उन्हीं के द्वारा बताई गई दवाइयों को खाऊंगा। हमें मालूम है, डॉक्टर साहब को भी मालूम है कि दवाइयाँ वही हैं, प्राइवेट में भी वही है, सरकारी में भी वही है। तो हम लोग मरीज को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, आप भरोसा उन पर कर रहे हैं तो उनको दिखाते रहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो दवाई बाजार से खरीद लीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे के अभाव में आप इलाज को नहीं छोड़ेंगे। आपको दवाइयाँ चाहिए तो हम सरकार की ओर से आपको जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपका इलाज किसी भी कीमत पर बीच में नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी करीब 15 से 20 प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं जिनके यहाँ हमने अपनी 4FDC जो हमारी सरकारी वाली दवाइयाँ हैं उनके डब्बे रख रखे हैं। वो मरीज प्राइवेट डॉक्टर प्रैक्टिशनर के पास आते हैं, वो उनको दिखाते हैं, और उनको मेडिकल स्टोर से पैसे से दवाई लेने की बजाय हमारे डॉक्टर के क्लिनिक से ही फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ मिल जाती हैं। यानी पहल हो चुकी है। बिल्कुल। बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा नेक कार्य है ये, कि लोग अगर कई बार अपने डॉक्टर पर भी विश्वास करते हैं और वहां जाना चाहते हैं, प्राइवेटली अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो वहां पर भी अपना इलाज मुफ्त ले सकते हैं, और वो डॉक्टर्स भी अब कंपेल हैं कि वो मुफ्त इलाज दें। ये बहुत अच्छी बात है। तो डरना नहीं है ट्यूबरक्लोसिस से, सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है,
आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना है, यानी आपको दवाई रेगुलर खानी है, समय से जांच करानी है, अपने ऊपर निगरानी रखनी है और इसको फैलने और बढ़ने से रोकना है। और न्यूट्रिशियस फूड तो बहुत जरूरी है। पोषण से भरा आहार हर व्यक्ति के लिए आज के समय पर बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की ओर से और खास तौर से हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं एक बार दोहराकर बता दूं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ इस कार्यक्रम में रही डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और श्री कमल सिंह जी, आप लोगों ने हमें ट्यूबरक्लोसिस पर बहुत बेहतरीन जानकारी दी है। तो अब हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की अगली सीरीज का जरूर इंतजार कीजिएगा। हम हाजिर होंगे एक और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।